नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की, एक ऐसी कहानी की जिसकी पहचान है उसके घने जंगल, उसके बेशकीमती हीरे और अपने हक के लिए लड़ने वाले उसके लोग। चलिए आज सफर करते हैं झारखंड के इतिहास का। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है पता है? एक नाम से। एक ऐसा नाम जो सदियों पहले मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सुनाई दिया था, झारखंड, जिसका सीधा सा मतलब है जंगलों की धरती। ये नाम ही अपने आप में इस जगह की पूरी पहचान बता देता है। एक ऐसी जमीन जिसे उसके विशाल और घने जंगलों ने बनाया था। अच्छा, झारखंड को सही मायनों में समझना है ना, तो हमें इतिहास की किताबों से भी कहीं कहीं ज्यादा पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे। उस जमाने में जब कहानियां कागज पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी जाती थीं। सोचिए, ये वो जमीन है जहां पाषाण युग यानी स्टोन एज से ही इंसान रहते आए हैं। यहाँ की गुफाओं में ना हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं जो हमें उस जमाने की जिंदगी की एक झलक दिखाती हैं। और ये लोग सिर्फ पत्थर या तांबे के औजार ही नहीं बना रहे थे, नहीं, वे लोहे को गलाने की कला भी जानते थे। और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी। और देखिए, जब मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स बन रहे थे, तब भी इस इलाके ने अपनी एक अलग पहचान को कभी नहीं खोया। इसे आट्विक कहा जाता था, मतलब जंगल के राज्य। सोचिए, यहाँ के लोग अपनी जमीन से कितने गहरे जुड़े होंगे, और उनके लिए अपनी आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। फिर वक्त आगे बढ़ा और इसी जमीन पर शक्तिशाली लोकल राजवंशों ने जन्म लिया। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी जमीन के नीचे छिपे खजानों के लिए भी एक अलग ही पहचान बनाई। और वो खजाना था हीरा। इनमें नागवंशी और चेरो जैसे राजवंश बहुत पावरफुल थे। इन्होंने पीढ़ियों तक यहाँ राज किया। और हाँ, एक बात साफ थी, ये बाहरी ताकतों के आगे आसानी से सिर झुकाने वालों में से नहीं थे। सच तो ये है कि इनकी यही आजादी की भावना इस पूरे इलाके की पहचान बन गई। और फिर कहानी में एंट्री होती है मुगलों की। यहां से एक नया मोड़ आता है। वो इस इलाके को एक नया नाम देते हैं, खोखरा। लेकिन एक बात साफ कर लें, उनकी दिलचस्पी यहाँ के जंगलों में बिल्कुल नहीं थी। उनकी नजरें तो थी यहाँ की नदियों में मिलने वाले बेशकीमती हीरों पर। इससे जुड़ा एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। नागवंशी राजा थे दुर्जनसाल। मुगलों ने उन्हें 12 साल, पूरे 12 साल तक कैद में रखा। लेकिन उनकी रिहाई किसी जंग से नहीं हुई, बल्कि उनके अपने हुनर से हुई। हुआ ये कि बादशाह जहांगीर के सामने कुछ हीरे लाए गए और वो असली नकली में फर्क नहीं कर पा रहे थे। तब दुर्जनसाल को बुलाया गया और उन्होंने अपनी एक्सपर्ट नजर से एक झटके में असली हीरे को पहचान लिया। जहांगीर इतने खुश हुए कि न सिर्फ उन्हें आजाद किया, बल्कि उनका राजपाट और शाह का टाइटल भी देकर वापस भेजा। कमाल है ना? पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब समुद्र के पार से एक ऐसी ताकत आ रही थी जो यहाँ के पावर का पूरा बैलेंस हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल था 1765। इलाहाबाद की संधि हुई और इसी एक संधि के साथ ये पूरा का पूरा इलाका कागज पर ऑफिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया। और कंपनी ने सिर्फ फौज के दम पर यह नहीं किया, नहीं, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। पहले संधियां की, फिर मिलिट्री एक्शन लिए और आखिर में नए कानून बनाकर सदियों से चले आ रहे इन आजाद राज्यों को अपनी जमींदारी में बदल दिया। पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया। लेकिन इस जमीन के लोगों ने ये गुलामी चुपचाप स्वीकार नहीं की, बिल्कुल नहीं। इस विदेशी कब्जे ने पूरे इलाके में बगावत की एक ऐसी आग लगा दी जो अगले 100 सालों तक धधकती रही। तो सवाल ये है कि जब लोगों ने देखा कि उनकी जमीन, उनकी आजादी सब छिन रहा है, तो उन्होंने क्या किया? जवाब था सीधा और जबरदस्त। उन्होंने हथियार उठा लिए, बिना एक पल सोचे। और फिर जो हुआ वो अगले 100 साल तक चलता रहा, एक के बाद एक बड़े विद्रोह। ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं थी, ये तो अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने के लिए एक लगातार चलने वाली एक ऑर्गेनाइज्ड जंग थी। चुवाड़ विद्रोह से लेकर संथाल विद्रोह तक आग कभी बुझी ही नहीं। और ये लड़ाई बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। सोचकर देखिए, एक तरफ थे तीर धनुष, कुल्हाड़ियां और जंगल का चप्पा चप्पा जानने वाले लोग, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की मॉडर्न राइफलें, उनकी तोपें और एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। ये जो फर्क था ना, यही इन विद्रोहियों के साहस और उनकी हिम्मत की असली कहानी बताता है।
और इस बगावत की मशाल को थामे हुए थे कुछ कमाल के लीडर्स, ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपने लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया। जगन्नाथ सिंह पातर, तिलका मांझी, सिद्धू और कानू, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आज भी इस इलाके में हिम्मत और बलिदान की मिसाल हैं। 100 साल के इस लंबे संघर्ष का जो क्लाइमैक्स था वो एक नौजवान लीडर की कहानी में आकर सिमट जाता है। ऐसा लीडर जिसे आज भी वहां के लोग भगवान मानते हैं। उनका आंदोलन कहलाया उलगुलान, मतलब एक महान हलचल। और ये सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये अपनी संस्कृति, अपनी जमीन और अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी। उलगुलान का मकसद एकदम साफ था, इस जुल्मी अंग्रेजी सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंको और एक ऐसा राज बनाओ जहां जंगल और जमीन पर एक बार फिर लोगों का अपना हक हो। साल 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और रांची जेल में उनकी मौत हो गई। पता है उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 25 साल। महज 25 साल की उम्र में वो आज़ादी और विद्रोह के एक ऐसे सिंबल बन गए जो कभी नहीं मिट सकता। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। तो देखिए, प्राचीन राज्यों से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तक ये पूरी कहानी हमें क्या बताती है? ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने किसी भी बाहरी ताकत को ये फैसला नहीं करने दिया कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। वो हमेशा अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए लड़ते रहे। और जानते हैं, संघर्ष की यही विरासत, यही स्पिरिट आगे चलकर 20वीं सदी में एक अलग राज्य की मांग की नींव बनी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि पहचान और अपनी आज़ादी की ये जो लड़ाई है, क्या वो कभी खत्म होती है या सिर्फ अपना रूप बदल लेती है?